एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसका हम एक पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमने 10 तक के क्वेश्चन पहले पार्ट में कर लिए थे। आज ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं और इस चैप्टर की हम थ्योरी भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है 6 to 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं थ्योरी की भी और क्वेश्चन आंसर सीरीज की भी, ठीक है, दोनों की बनी हुई है। उसी तरह से ज्योग्राफी की भी बनी हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में कितने गांव थे? ए 70,000, बी 80,000, सी 90,000, डी 60,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 70,000। देखो, गढ़कटंगा राज्य कहाँ था? गढ़कटंगा राज्य था जो मध्य प्रदेश है ना आज का, उसके पूर्वी छोर पर, ठीक है ना, जहां जहां पर झारखंड है, ठीक है, झारखंड है और उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहां की तरफ ये गौड़ राज्य था। और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके, मतलब गौड़ राज्य इतना बड़ा था कि उसमें कितने गांव थे? राज्य में 70,000 गांव थे। एक बहुत बड़ी बात होती है, 70,000 बहुत सारे गांव होते हैं। और देखिए, ये जो गढ़कटंगा है, ये यहाँ पर शासन किसका था? गौड़ जनजाति का था, ठीक है, गौड़ लोग ही रहते थे, गौड़ जनजाति रहती थी और उनका ही शासन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गौड़ राज्य में 84 किसे कहते थे? ए 84 गढ़ का समूह, बी 84 गांव का समूह, सी 84 हाथी रखने वाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 84 गांव का समूह। देखो, 84 गांव के समूह को क्या बोलते थे? 84 बोलते थे। और इसमें एक 12 गांव का भी समूह होता था, उसको हम बड़होत बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? गौड़ राज्य में बड़होत बोलते थे। 12 राज्यों के समूह को बड़होत और 84 गांव के समूह को 84 बोलते थे, ठीक है। मतलब शासन इस तरह से चलता था कि 12 गांव, ठीक है, का समूह, और ये 12 गांवों का समूह मिलाकर 12 सत्ते 84, ठीक है। तो यानी कि 12 7 बार मिला, 7 समूह मिलाकर फिर वो बन जाता था गढ़। और उसके बाद जो मतलब गौड़ राज्य में इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया था, ठीक है, जैसे अब है हमारे देश में। तो हमारे देश में पहले क्या है? राज्य है, और राज्य किस में बटे हुए हैं? देश राज्यों में बटा हुआ है। अलग अलग राज्य का प्रशासन अलग अलग लोग देखते हैं, और जो राज्य है वो जिले में बटे हुए हैं और जिले तहसीलों में बटे हुए हैं, ठीक है। यानी कि एक जिले में इतने सारे गांव और शहर आएंगे और एक तहसील में इतने गांव या शहर आएंगे, ठीक है। पहले शहर नहीं होते थे बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर गांव का ही उल्लेख है, लेकिन अभी शहर भी होते हैं। तो इस तरह से विभाजन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गौड़ राज्य के राजा अमनदास के पुत्र दलपत ने किस राजवंश के शासक की राजकुमारी से विवाह किया था? ए चंदेल, बी चेर, सी अहोम, डी राजपूत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए चंदेल। देखियो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो बड़ा ही गर्व महसूस कर रही थी कि इतनी अच्छी वीरांगनाएं हमारे देश में रही हैं, इतना गौरवपूर्ण इतिहास हमारे देश का है। कि देखिए, ये जो गौड़ राज्य का जो अमनदास राजा था, उसका पुत्र था दलपत। तो दलपत ने किसकी राजकुमारी से विवाह किया था? चंदेल शासक था उसकी से, ठीक है। और जिनसे विवाह हुआ था, जिस राजकुमारी से विवाह हुआ था, उसका नाम था दुर्गावती। तो दुर्गावती बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, यानी कि दलपत की मृत्यु हो गई थी, और उनके दुर्गावती के पुत्र की उम्र मात्र 5 साल की थी। और उस समय में जो मुगल थे, आसिफ खान ने इन जो गौड़ राज्य था उस पर कब्जा करने के लिए युद्ध किया था, मतलब चढ़ाई कर दी थी एक तरह से, आप ये
समझ सकते हैं कि इस पर चढ़ाई कर दी थी। तो रानी इतनी बहादुर थी, जो दुर्गावती थी, जो चंदेल शासक की पुत्री थी, वो इतनी बहादुर थी कि अपने 5 वर्ष के पुत्र के साथ, और उन्होंने अच्छे से लोहा लिया उनके साथ, मुगलों के साथ, और अंततः रानी हार गई और रानी की मृत्यु रणभूमि में हो गई। मतलब अपनी देश की रक्षा करते हुए वो रणभूमि में अपने उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनकी पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। और ये जो गौड़ राज्य था, इसका बहुत सारा हिस्सा मुगलों ने कब्जा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, किसी और ने शासन संभाल लिया था, थोड़ा बहुत एरिया रह गया था। जो थोड़ा सा एरिया रह गया था वो बाद में बुंदेलों ने, या जो मध्य प्रदेश के बुंदेल थे उन्होंने, और मराठों ने गोंडों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और देखो गोंड राज्य में जो सबसे ज्यादा व्यापार होता था वो हाथियों का होता था, क्योंकि जो गौड़ राज्य था वो पूरी तरह से क्या है, जंगलों में था। ठीक है ना, और हाथी वगैरह कहाँ मिलते हैं, जंगलों में ही मिलते हैं। तो पहले सेना में हाथियों का यूज होता था ना, तो इसलिए जो गौड़ राज्य के लोग होते थे वो इनको बेचते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अहोम लोग 13वीं सदी में कहां से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे? ए नेपाल, बी चीन, सी म्यांमार, डी कंबोडिया। तो इसका सही आंसर है सी। जो अहोम लोग थे वो ब्रह्मपुत्र घाटी यानी कि असम के आसपास, ब्रह्मपुत्र घाटी का है असम के आसपास, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक ब्रह्मपुत्र बेसन बना रही हैं। और उनके मतलब ब्रह्मपुत्र बेसन में जितने लोग रह रहे हैं उस घाटी में, ठीक है, तो वहीं आकर कौन बसे थे? ये म्यांमार के जनजाति थी अहोम, वो आकर बसी थी। ठीक है, और इन्होंने जो स्थानीय लोग थे वहां के, उनकी सत्ता पूरी तरह से खत्म कर दी थी और अपना अधिकार जमा दिया था वहां पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अहोम लोगों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, उन्होंने अपने राज्य की जनगणना करवाई थी। बी, ये चावल की खेती करते थे। सी, यहाँ के कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया था। डी, अहोम लोगों ने मुगलों को हराया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही गलत है कि अहोम लोगों ने मुगलों को हराया नहीं था, बल्कि अहोम लोग मुगलों से हार गए थे, क्योंकि जो मुगल थे उनके पास बहुत अधिक सेना थी अहोमों के मुकाबले। तो इसलिए जो मुगलों से क्या है, अहोम लोग हार गए थे। देखिए 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में अहोमों की हार हुई थी, और जो मीर जुमला थे वो किसका नेतृत्व कर रहे थे? मुगलों का कर रहे थे। ठीक है, और जो शिव सिंह के समय में एक शिव सिंह राजा हुए थे अहोम राज्य में, तो शिव सिंह राजा के समय में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या बढ़ी थी। मतलब इस राजा ने, शिव सिंह राजा ने हिंदू धर्म को अपनाया था और जनता में भी इस चीज का प्रचार प्रचार किया था। तो उनके समय में सबसे ज्यादा हिंदू थे वहां पर असम में, अभी भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पाइक का अर्थ क्या था? ए, मजदूर जिनसे जबरन काम लिया जाता था। बी, चावल की फसल। सी, अहोम राज्य में ऊंचा पद। डी, अहोम राज्य के व्यापारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कई कई सारे एग्जाम में देखा है, सी टेट में भी देखा है। जिस साल मैंने सी टेट दिया था उस साल ये जो क्वेश्चन था ये एग्जाम में था। और ऑप्शन चेंज मिलेंगे क्योंकि ये तो सारे क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ, एनसीईआरटी को रीड करके अच्छे से उसमें से बनाती हूँ। तो ऑप्शन तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, भले ही आपको क्वेश्चन शायद मिलते जुलते देखने को मिल जाए कहीं भी, क्योंकि ये क्वेश्चन और आंसर ये सारे मैं अपनी तरफ से ही बनाती हूँ। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कम ही मिलेंगे, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने काफी दिन पहले सीटेट भी दिया है और बहुत सारे एग्जाम के मॉडल पेपर भी मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, कुलों को क्या कहते थे? एक, गढ़। देखो गढ़ में विभाजित कौन सा था?
गढ़ में विभाजित था गौड़ राज्य। गौड़ राज्य कहाँ था? दक्षिण भारत में, ठीक है ना। नर्मदा नदी से नीचे वाला जो स्थान है वो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में था, ठीक है, गौड़ राज्य। तो वहां पे क्या बोलते थे? गढ़ बोलते थे उसको। और अहोम राज्य में क्या बोलते थे? कुलों को खेल बोलते थे। क्या बोलते थे? खेल। थोड़ा अटपटा सा लग रहा है सुनने में कि इसका आंसर खेल है, पर खेल ही लिखा है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो पाइक तो मैंने बता दिया कि मजदूरों को बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बुर्जी बुरंजी ऐतिहासिक वृत्तियों को किस भाषा में लिखा गया है? ए अहोम, बी असमिया, सी ए और बी दोनों, डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर है सी। देखो पहले इस ऐतिहासिक ग्रंथियों को अहोम भाषा में लिखा गया था और बाद में असमिया भाषा में लिखा गया था। अब वहां की भाषा क्या है? असम है, असमिया है, ठीक है। असम की भाषा क्या है? असमिया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखो ये तो आपकी एनसीईआरटी के बिल्कुल पीछे दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने वहीं से लिए बनाया है ये क्वेश्चन, और ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, तो एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने वहीं से लिया है इसको। देखिए गढ़, गढ़ का क्या मतलब है? गढ़ में क्या होता था? एक गढ़ में 84 जो वो थे ना गांव, उनके समूहों को मिलाकर 84 गांव के समूहों को मिलाकर क्या बन रहा था? गढ़ बन रहा था, है ना। और देखो टांडा, टांडा क्या था? टांडा था जो बंजारे थे उनका जो समूह चलता था उसको बोलते थे कारवा, ठीक है। बरहोत क्या था? ये गांव थे, 12 गांव का एक समूह को क्या बोलते थे? बरहोत बोलते थे, ठीक है। शासन के तौर पे जो गौड़ राज्य था उसने बांट रखा था बरहोतों में और 84 में और गढ़ में, ठीक है। और कुल का मतलब होता था खेल, वो कौन सी जनजाति में होता था? अहोम जनजाति में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातियों से, क्योंकि जनजाति कई सारे एनसीईआरटी में दे रखी है। देखो सेवंथ क्लास के एनसीईआरटी में भी दे रखी है, 8th क्लास के एनसीईआरटी में भी दे रखी है, और शायद 9 या 10th की एनसीईआरटी में भी दे रखी है। मुझे ठीक से याद नहीं है एग्जैक्ट 9th में है या 10th में है, लेकिन दे रखी है ये। तो मतलब कई बार दे रखा है इसका जनजातियों का, और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला नहीं, ये वाला होगा, थर्ड वाला, ठीक है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ए श्रमिक, तो जो श्रमिक थे उसका संबंध देखो पाइक से होगा, है ना। पाइक कौन थे? उसमें अहोम राज्य में, अहोम जनजाति में श्रमिकों को बोलते थे। गौड़ का संबंध किससे है? गौड़ों का जो गौंड थे, एक मिनट, हाँ, जो गौड़ थे उनका संबंध है स्थानांतरित कृषि से। स्थानांतरित कृषि मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में, कर्तन और दहन कृषि भी इसको बोलते हैं। और सी है दुर्गावती। देखो जो दुर्गावती थी वो गढ़कटंगा राज्य की थी, महारानी थी, और उन्होंने युद्ध किया था किससे? मुगलों से, ठीक है। और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो रणभूमि में उतर गई थी, और अपने लास्ट प्रयास तक भी वो अपने देश की रक्षा करती रही। और हमें सीखना चाहिए ऐसी वीरांगनाओं से कि अपने देश के लिए कैसे हमें बलिदान देना है, क्या करना है। और आजकल तो कुछ और ही दौर चल रहा है, लड़कियां अपने आप को जो एक्टर्स होती हैं उनसे अपनी कंपेयर करती हैं, उनसे नहीं करनी चाहिए कंपेयर। एक्टर्स से कंपेयर ना करके इस तरह की महिलाओं से अपने आप को कंपेयर कीजिए। अगर आप कुछ ना भी बनोगे तो कोई बात नहीं है, आप एक अच्छा नागरिक बन जाओगे, ठीक है। और अगर आप कुछ बन गए, ठीक है, देश की रक्षा करने के लिए, तो आप एक दो जन्मों तक नहीं याद रखे जाओगे, जन्मों जन्मों तक याद रखे जाओगे। अब देखो कितनी पुरानी कहानी है ये, 1565 की कहानी है, और हम अभी तक पढ़ रहे हैं इसको। और
आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें हमारी इसको पढ़ेंगी। तो इस तरह के अपना व्यक्तित्व बना कर रखिए। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। इसी तरह के और क्वेश्चन आंसर के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मुकेश गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। देखो मेरे को कोई अर्निंग नहीं हो रही है वीडियो बनाने से, अभी तक तो एक पैसे की भी अर्निंग नहीं हुई है। पूरी तरह से मेरी एक निःशुल्क सेवा चल रही है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, ताकि जो बच्चे 20-30 हजार कोचिंग में खर्च नहीं कर सकते वो फ्री में एनसीईआरटी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। तो मेरा जो भाव है कि फ्री में एजुकेशन देने का, आप प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए और इस देश के लिए सपोर्ट कीजिए, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिल सके। मैं भी एक सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई स्टूडेंट हूँ, कोई बहुत अच्छे स्कूल की पढ़ी हुई नहीं हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों को जिनका पास ट्यूशन की सुविधा नहीं है वो फ्री में पढ़ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।